हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अर्लियर इन जो 4-5 क्लासेस हमने पहले की हैं उसमें वी हैव टेकन द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वी हैव सीन ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट्स इन डेप्थ। हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से बहुत डीपली देखा है हमने क्या वो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ दैट फंडामेंटल right and what are the exceptions the fundamental right has given in the have been given in the constitution for those particular fundamental rights कि क्या क्या चीजें हैं जो उसके अगेंस्ट जाके भी की जा सकती हैं, उन्हीं में सब आर्टिकल्स हमने देखे हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके पहले मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ आप लोगों को, वो एक बार समझ लेते हैं सो दैट आपको समझ आएगा कि क्यों अलग से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दिया गया, क्यों अलग से एक फंडामेंटल राइट दिया गया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आइन जो है भारत का उसमें, और एक फंडामेंटल ड्यूटी अलग से क्यों दी गई है। ठीक है, तो लेट अस मेक 3 लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पे लिख लीजिए आप फंडामेंटल राइट, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये दूसरी चीज पढ़नी है। और इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमको ये देखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है क्या मतलब, आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 32 क्या बोलता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी स्टेट अगर कर्टेल करने की कोशिश करता है तब क्या होगा, आप सीधा कोर्ट पे जा सकते हैं क्या करने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। कहाँ जा सकते हैं आप, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो ये हो गया जस्टिसिएबल इन नेचर। क्या बोला जाएगा, जस्टिसिएबल। ये प्रीलिम्स में ऐसा पूछता है। तो फंडामेंटल राइट को आप बोल सकते हैं इट इज जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट आपको पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में द लॉ मेकर, द पार्लियामेंटेरियन, द एग्जीक्यूटिव, इनके लिए एक क्या है, इनके लिए एक कमांड है कि हमारे देश को क्या बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट। मतलब क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली हमारे देश को ये सारी पॉलिसीज बनानी है, ये सारे लॉज बनाने हैं। क्या बनने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए। हमारे इंडिया का मेन क्या, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन एम क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे देश के पॉलिटी का। तो हमारे देश के पॉलिटी का हमको एक वेलफेयर स्टेट बनना है। हमको एक ऐसा स्टेट बनना है जहाँ सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें और प्रोस्पेरिटी होती रहे। तो देखिए, अब जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दिन 1952 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के चालू हुआ तो उसी टाइम हमको डाल देनी चाहिए थे। सही बात है, बट देयर वर मैनी सर्कमस्टांसेस। ये एकदम फंडामेंटल नहीं है, मतलब फंडामेंटल मतलब इनके ना होने से ऐसा नहीं है कि देश में आज़ादी नहीं रहेगी, देश में चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होंगी। इनके रहने से हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे, मतलब हम हमारा इंडिपेंडेंस और कम होता जाएगा और हम काफ़ी अच्छे से लोगों के लिए वेलफेयर काम कर पाएंगे। अब जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ उस पर्टिकुलर टाइम में देयर वर इकोनॉमिक कंस्ट्रेन हमारे पास, हमारे देश के पास पैसे की कमी थी, हमारे देश के पास रिसोर्सेज की कमी थी। आप समझेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दी हुई है ना चीज़ें, वो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो सब इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश हो जाएगा। बट हमको उसके लिए पैसे चाहिए, हमको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, हमको उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। और जब 52 में हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को सोचिए आप, कितनी आगे की सोच थी उनकी कि उन्होंने ये सारे डायरेक्टिव डाल दिए इसमें कि आपको जब भी, अब तो वो कोई है नहीं, बचे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, बट आज भी ये लॉज उतने ही एप्लीकेबल हैं। और धीरे धीरे जब जब केस एंड टाइम आता है, अर्जेंसी आती है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है इन लॉज, इन जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर लॉज बनाने को। और आप देखेंगे आज जब क्लास पढ़ेंगे हम कि कुछ लॉज बनते भी गए हैं। जैसे आप मनरेगा को देख सकते हैं, मनरेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर ही बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आया हुआ है अभी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका वो भी इसी अंडर डीपीएसपी में बना। तो मतलब ये पहले से था कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट टाइम बिंग जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, ऑर्गेनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनिक है स्टेट, तो जब जब हम रेडी हो जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए तब तब ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट है आपका जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब वो कोर्ट में आप जाके उसको कर्टेल कोई कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट केस
कर सकते हैं। मगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये आपके पास पावर नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ काहे को, ड्यूटीज मतलब आपको ये चीज़ें करनी है एक अच्छा नागरिक होने के नाते, तो ये भी आपका नॉन जस्टिसेबल है। कोई फंडामेंटल ड्यूटीज के चक्कर में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, इसमें तीनों आपने डिफाइन कर लिया कि कौन जस्टिसेबल है कौन जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट आपको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल जस्टिस। वैसे ही जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आपको इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़े, फ्रीडम ऑफ इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये सारी चीज़ें पढ़े हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, पॉलिटिकल राइट्स हैं सारे। आपके पास पॉलिटिकल राइट्स मतलब आपके इंसान होने के नाते आपको मिलने चाहिए। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आप पढ़ेंगे जब तो देखेंगे उसमें आपके सोशल पॉलिसीज़ के बारे में बात होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात होगी। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं दे आर मेड जस्ट ड्यूटीज, ये तो ड्यूटीज बस हैं, दे आर जस्ट ड्यूटीज। ये हमारे संविधान में दे दिया गया है कि आपको ये चीजें करनी है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीगल सैंक्शन है इसमें, इसमें कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, नो लीगल सैंक्शन। और इसमें भी आप लिख सकते हैं नो फोर्स ऑफ सैंक्शन। ठीक, तो ये तीन चीजें हो गई। अब फंडामेंटल राइट्स जो है आपका ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड रहता है, मतलब इसके लिए कोई अलग से लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ये आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कोई अलग से राइट टू इक्वलिटी के लिए आपके लिए लॉ पार्लियामेंट को पास करने की जरूरत नहीं है। मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए और फंडामेंटल ड्यूटीज को जब आपको फॉलो करवाना होता है तब आपको उसके लिए अलग से एक लॉ पास करना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। और सिमिलर यहाँ भी लिख लीजिए, नॉन ऑटोमेटिकली एनफोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक और आखिरी पॉइंट है, इसमें लिख लीजिए आप लोग, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए कि कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। ये मैंने आपको बताया है। तो कोर्ट क्या लिखेंगे हम, कोर्ट क्या है, अगर कोई लॉ, अगर इफ कोर्ट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल if it violates फंडामेंटल राइट। इसका मतलब अगर कोई भी एक लॉ हमारे पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं संविधान में और वो आपको कोर्ट को ये लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं। मगर ये केस आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसमें उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ट, पूरा बना लीजिए आप लोग, स्क्रीन पे है आप लोगों के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, आपको देखना कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस चार्ट, ये चार्ट आपके पास रहना चाहिए फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव, कंपैरिजन पर्सपेक्टिव, ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब क्या देखेंगे टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे आर्टिकल्स
एक जगह पे लिखा दूं कि आप लोगों को एक एक करके बताऊं? आप लोग एक जगह पे सारे आर्टिकल लिख लीजिए सबसे पहले, सो दैट आपको पता हो कि आर्टिकल कौन कौन से हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। क्योंकि आपको जब एक जगह पे पता होती है चीज़ें तो आप बहुत ईजिली उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। तो लिखिए आर्टिकल 36 defines state as same as Article 12 unless the context otherwise defines। ठीक है, फिर लिखिए आर्टिकल 37। व्हाट डज आर्टिकल 30, अभी लिख लीजिए पूरा, फिर एक एक करके समझेंगे। इसमें लिखिए एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ये हम लोग को आर्टिकल जो है नेचर ऑफ डीपीएसपी बताता है, नेचर ऑफ डीपीएसपी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 38। ये क्या बताता है आपको? इट ऑथोराइजेस द स्टेट टू सिक्योर अ social order for the promotion of the welfare of the people। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39। व्हाट डज आर्टिकल 39 सेज? तो इट सेज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39 ऑफ ए। इसमें लिखिए आर्टिकल 39 ऑफ ए में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, आप जब जाके बेयर एक्ट में कहीं इसको पढ़ने जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा है ये, एक बार में आपको याद रहेगा दो दो लाइन में। जो एक्चुअल इसका कंटेंट है ना उस पूरे आर्टिकल का, उसको मैं निकाल के लिखा दे रहा हूँ आपको, कि वो आर्टिकल आपको होल सम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको रिवाइज करना है तो। ठीक है, व्हाट डज आर्टिकल 40, कहाँ थे हम, हाँ, आर्टिकल 40 सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 41, 41वां आर्टिकल। व्हाट डज इट से? राइट टू वर्क, कॉमा, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, provision for just and human condition of work and maternity leave। व्हाट इज मैटरनिटी लीव? जो आपको बच्चा होने के बाद पेरेंट्स होते हैं उनको, मेल एंड फीमेल दोनों को अब मिलता है। जो पेरेंट्स को क्या मिलता है, बच्चा होने के बाद छुट्टी मिलती है पर से, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब्स में है आप तो 6 मंथ का सैलरी भी देगी गवर्नमेंट आपको, और आपको छुट्टी भी देगी। ठीक है, तो ये होता है आपका मैटरनिटी लीव। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 में ये दोनों चीजें बोली गई। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 43, लीविंग वेजेस फॉर वर्कर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 44, 43A, सॉरी 44 लिख रहा हूँ।
43A भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43B। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा गया, बोला गया है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक। तो ये 43 43A हो गया हमारा। अब आएगा आर्टिकल 44। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में चल रहा है अभी, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी चल रहा था, क्योंकि उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट हु हैज़ अप्लाइड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। ठीक। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 45। ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अभी इसको मैं एक साथ लिखा रहा हूँ, फिर मैं डिवाइड करूंगा कि कौन सा सोशलिस्ट है, अभी और समझते हैं। बहुत पहले कंटेंट, पहले एक बेस तैयार करते हैं पूरा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, फिर हम देखेंगे आगे एक एक आर्टिकल को। आर्टिकल 45 लिखिए। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। तो ये आपको आर्टिकल में क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे संविधान में आर्टिकल जो आपका ये 45 है, इसमें क्या बोला? 6 साल के नीचे, 6 साल के नीचे के बच्चों को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। मगर हमारे देश में आपको दिखता होगा 6 से लेकर 14 तक की ईयर्स तक का सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या मिलता है? फ्री एजुकेशन मिलता है। तो ये क्या हुआ था? ये आर्टिकल 21 को इंटरप्रिटेट किया गया था और राइट टू एजुकेशन लाया गया था अंडर आर्टिकल 21A जो मैंने बताया। और इसी के अंडर ये दिया गया कि 6 से लेके 14 तक का क्या है? राइट टू एजुकेशन लाया गया। और इसके बाद यहाँ पे बनाया गया एक आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, और उस एक्ट में दिया हुआ है 6 to 14। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ईयर्स तक का ही दिया था कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना है। ठीक है। इसके बाद लिखिए आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC, SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इसी में आपको समझ आया आर्टिकल 15 के अंदर कैसे अमेंडमेंट हुआ, 16 के अंदर कैसे अमेंडमेंट हुआ, जो सब आर्टिकल्स हैं। तो ये सारे जो होते हैं आपके, जो रिजर्वेशन आता है, ये सब इसी आर्टिकल में आपको दिख रहा है। आर्टिकल 46 से ये बोला गया है। देन आर्टिकल 47, खूबसूरती देख रहे हैं आप लोग हमारे संविधान की। एवरीथिंग इज देयर। एक आदमी के लिए, एक आदमी को जीने के लिए जितने अधिकार चाहिए वो सारे चीज हमारे संविधान में दिए गए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरे को लगता है अगर कोई बुक सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत बुक पूरे दुनिया में आज तक लिखी गई है, मतलब मैं पौराणिक और ये सब चीजें नहीं बोल रहा हूँ, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कोई सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट आज तक लिखा गया है, तो ट्रस्ट में इट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरी वन शुड गो थ्रू इट वंस इन अ लाइफ, बिकॉज आपको समझ आएगा कि ये इतने अधिकार होने चाहिए एक देश में। आपको इतनी डेप्थ में चीजें समझ आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वी शुड अप्रिशिएट कि हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे, दे वर सो वेल रेड एंड वेल थॉट कि दे हैव पुट ऑन दिस मच एफर्ट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। और आज की डेट में उससे केओस नहीं होता है और एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आर्टिकल 47 लिखिए। ड्यूटी ऑफ द स्टेट to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health। नेक्स्ट लिखिए आप आर्टिकल 48।
आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 48A। ठीक है, इसमें बोला जाता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देख रहे हैं आप, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग इज देयर। मतलब हमारे संविधान में हर चीज उन्होंने बना के रखी हुई है, डाली हुई है। हाउ हैव दोज पीपल थॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? ये तो अमेंडमेंट था। चलिए, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ national importance. Then we go to Article 50, separation of judiciary from the executive. और ये आपका आखिरी डीपीएसपी आर्टिकल 51 है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया अभी तक, क्या होता है ये डीपीएसपी में, कितने आर्टिकल हैं, सब ये सब चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी क्या है। चलिए, लेट्स गो एंड स्टार्ट द क्लास। एक्चुअल में अब कि क्या क्या अब डिफाइन करते जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के आपके कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 में दिया गया है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये प्रिंसिपल्स जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट है, स्टेट के लिए एक गाइडेंस है। क्या है? स्टेट के लिए एक गाइडेंस है। ठीक है, जिस गाइडेंस है जिनके बेस पर वो लॉज और पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। मतलब जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनके पास ये पार्ट 4 के अंडर आर्टिकल 36 से 51 एक गाइडेंस के रूप में काम करता है, जिसको वो देखते हैं और उनके लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री को हमको बनाना है एक वेलफेयर स्टेट, और ये वेलफेयर स्टेट ही आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिस है कि हमको ये सारी चीजें करनी है वेलफेयर स्टेट बनने के लिए। हम कैसे वेलफेयर स्टेट बनेंगे? तो हमारा जो पार्लियामेंटेरियन है, जब वो गाइडेंस लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का और वो बनाएंगे लॉज एंड पॉलिसीज उनके रेस्पेक्ट में, तो हमारा देश अपने आप वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉन जस्टिफिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब कि सिटीजन इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। क्या अभी मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई आर्टिकल 32 टाइप की बात की है, आर्टिकल 226 टाइप की बात मैंने नहीं की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। हमारे फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो आपका वॉयलेट होता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसको बचाने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए वो जस्टिसिएबल था। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है गाइडेंस प्रिंसिपल है, किसके लिए? पार्लियामेंटेरियन के लिए। क्यों? क्योंकि वो लॉ बनाए। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं, जब लॉ बन जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भले जस्टिसिएबल हो जाएगा, बट सिर्फ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है, उसके साथ ये नहीं बोला जा सकता। वी कांट से दैट कि इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, इट इज ओनली अ गाइडिंग प्रिंसिपल टू द पार्लियामेंटेरियन। ऑल्सो ये एक और चीज है कि जो आम पब्लिक है जब वोटिंग करने जाती है तब इसके बेसिस पे वोटिंग कर सकती है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये चीजें हैं, हमने ये चीजें आपने बोली थी करने के लिए, हम ये चीजें बोलते हैं आपको करने के लिए, बट आप करते नहीं है। तो ये चेक्स है, आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
जनरली आपने देखा होगा कि जो आपके मैनिफेस्टो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल पार्टीज के, उनमें इन सब चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करने की बात करते रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने कहाँ से लिया, तो हमने जिस कंट्री से लिया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया वो था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? इरिश, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, जहाँ से आपकी एनी बेसेंट आई थी आयरलैंड से, ये पढ़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री में है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अल्टीमेट गोल मैंने बार बार बताया है, प्रीलिम्स में पूछता है इसीलिए 5 बार बोल रहा हूँ। अल्टीमेट गोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू मेक द स्टेट अ वेलफेयर स्टेट। व्हाट? अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, चलिए तो आप लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं। ऐसे तो याद रहेगा नहीं, नोट्स रहेगा तो याद रहेगा। चलिए लिखिए फिर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज बोरोड फ्रॉम कोट अनकोट में इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 4 ब्रैकेट में आर्टिकल 36 to 51। एक और पॉइंट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर कॉमा DPSP are considered as novel feature of Indian Constitution। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स, प्लस वाला साइन, DPSP प्लस फंडामेंटल राइट्स constitutes the philosophy of the Constitution and soul of the Constitution। आत्मा है ये दोनों। DPSP, next point, DPSP lays down the goal of Indian polity as socio-economic democracies as distinguished from political democracy। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, these principles are fundamental, these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू DPSP। ठीक है, नहीं चलिए पहले इसको हम लोग एक साथ आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी लिखिए फीचर्स ऑफ DPSP। नेक्स्ट लिखिए फीचर, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम मेंस में ना, इसलिए मैं इतना लिखा रहा हूँ आप लोगों को। DPSP के बारे में 4 नंबर में बोल देगा, फीचर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ DPSP, क्या लिखेंगे आप लोग? जो बताया हूँ वही चीज़ लिख देंगे, जाके नहीं लिख पाएंगे। तो हर एक नोट्स को बनाना है, नोट्स ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है ये नहीं सोचना है, बनाना है नोट्स। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आ चुके हैं फीचर्स ऑफ DPSP। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ DPSP, फीचर्स ऑफ DPSP। पहला पॉइंट लिखिए, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव कॉमा एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टेट के लिए क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। मैंने बताया ना वेलफेयर स्टेट बनने के लिए लॉज बनाती है, इसको देख के क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन।
तो ये हमारे देश में एक आप बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन है लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, किस मैटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, कोई भी लॉ बनाना है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इम्पोजेस moral obligation on the state authorities। एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है हर स्टेट के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हैं तो हमको ये चीज़ें करनी हैं, तो ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये फीचर्स में लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स का मतलब क्या होता है यार, आपका फीचर, एक ह्यूमन बीइंग का फीचर क्या है, एक नाक, दो कान, दो हाथ, एक मुंह, वही फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स में क्या क्या चीजें, क्या मतलब उनके पास हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, दीज आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये एक एड ऑन है, सप्लीमेंट्री पेपर आप लेते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, आपका वो पेपर आपका चेक तो होने जाता ही है ना, तो वैसे ये एड ऑन है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, नेक्स्ट पॉइंट है, रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्यूनरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, उसी के टाइप सिमिलर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डीपीएसपी एम्बॉडीड वेलफेयर स्टेट, मतलब डीपीएसपी क्या चाहता है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, एंड नॉट पुलिस स्टेट, एक पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहता है। ये लिख लिया आपने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दैट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो हमने लॉज लिखे इसको तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहले एक पॉइंट लिख लिया, आप लोग के दिमाग में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइडेड नहीं है, हमारे फिलोसफर्स, हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसको पर्टिकुलरली तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, और हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा लिबरल प्रिंसिपल है, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, और कौन सा हमारा स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो लिखिए, पहले आप लिख लीजिए एक पैराग्राफ, द कॉन्स्टिट्यूशन does not specify the classification but on the basis of the content, comma, these are classified as socialist, Gandhian and liberal principles, ठीक है। तो on the basis of their content these are divided into these particularly three things, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब ये तीन प्रिंसिपल में क्या क्या बोल रहा हूं आपको, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक, फिर हो गया गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी से लिया हुआ जो प्रिंसिपल है, और आखिरी बोल रहा हूं मैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। इन सब के लिए मैं एक निमोनिक्स आप लोगों को बता दूंगा, ये जब खत्म हो जाएगा ना, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो एक निमोनिक्स की छोटी सी क्लास कर देंगे 15-20 मिनट की। उस क्लास में आपको निमोनिक्स पूरा मैं बता दूंगा कि कैसे याद किया जाए, सब याद हो जाएगा आपको। पहले पढ़ लीजिए, मैं निमोनिक्स अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई भी कि आप लोग फिर वैसे ही रटने लगेंगे, पहले आप मेहनत कर लीजिए 5-10 दिन, फिर आई विल ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू द निमोनिक्स, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कैसे याद करना है, सोशलिस्ट कौन सा है, गांधीयन कौन सा है, लिबरल कौन सा है, बहुत इजी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की अभी से बात नहीं है। अभी मगर मेहनत करो खुद से, पहले 10-8 दिन मेहनत करो, जितना खुद से याद होता है उतना अच्छा है, फिर निमोनिक्स तो एक शॉर्टकट है, वो हम करेंगे ही करेंगे।
तो देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए होता है, ठीक है। मतलब सोशलिस्ट जो आपके आर्टिकल हैं किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो आपको क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या बताते हैं, किस लिए हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कोई इक्वालिटी की बात करेगा उनको हम इस पे रखेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल में आपका विलेज डेवलपमेंट, एम क्या है इसका, गांधीयन विलेज डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी, गांधी जीज आइडियोलॉजी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल। सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और लिबरल मतलब ग्लोबल हार्मनी से, कहीं पूरे दुनिया की बात हो रही है, ग्लोबल हार्मनी की बात, रूल ऑफ लॉ की बात, या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात, तब ये आपका हो जाएगा लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब आप लोग इसमें लिखते जाएंगे, क्या मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग को समझते जाएंगे, ठीक है। तो आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन कौन सा आता है, तो आपका आता है आर्टिकल 38, सामने लिख चुके हैं हम लोग, अब डबल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा मतलब ये लिख लीजिए बस, आर्टिकल 38, ये सब डीप में नहीं लिखेंगे, मैं समझाऊंगा अभी, यहाँ समझ लीजिएगा। आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43, ये सारे आर्टिकल जो हैं आपके, वो आपका सोशलिस्ट आर्टिकल बोला जाता है। क्यों? जो आपका आर्टिकल 38 है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में फोकस करता है। और इसी में आर्टिकल 38 से आपका क्या बना है, मनरेगा एक, राइट टू एजुकेशन, आप लोग इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो, ठीक है, वो नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, मैं यहाँ समझाने के लिए जो दे रहा हूँ, आपको मन कर रहा है आप लिख लीजिए, आपके लिए होगा तो। जैसे आर्टिकल 38 में हमने देखा कि वो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तो उसी में आप देखते हैं क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, मनरेगा एक्ट बनाया, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है आपका। तो जो आपका इसमें क्या होता है, आपका पर डे वेजेस दिए जाते हैं, मिनिमम वेजेस, कुछ दिनों, 100 दिन के लिए, कुछ अलग अलग दिन के लिए, अलग अलग स्टेट्स में ये फिक्स्ड है कितना पैसा दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन बना इससे, तो देख रहे हैं आप, सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है यहाँ से। आर्टिकल 39 जब हम देख रहे थे, ऊपर में हमने लिखा, आप जाके देखिए आर्टिकल 39 के वर्डिंग्स को, तो वहां मैंने बोला था वो इक्वल पे की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल 39 है आपका इक्वल, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया था जो था इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। उसमें था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक कहीं काम कर रहे हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनको दोनों को बराबर पैसे दिए जाने चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। तो आप उसको देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, हमारे लॉ मेकर्स ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम लाई थी, तो वो आपका राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस के अंडर आप देखेंगे तो पब्लिक को असिस्टेंस दे रहे हैं, जो ओल्ड एज पीपल है जो कमा नहीं सकते उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ, ह्यूमन कंडीशन की बात की गई थी। तो आर्टिकल 42 में जो ह्यूमन मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई, उसके लिए आपको पता है एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया गया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब उसके अंडर 6 महीने की छुट्टी मिलती है कोई भी मदर को, अगर वो उनका जो बेबी होता है, बच्चा होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप। डायरेक्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सोशियो इकोनॉमिक की बात करती है, उसके लिए अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे यहाँ लॉज बनते जा रहे हैं। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है क्यों बोला गया था, तो आप देख रहे हैं अब ये समझ आया होगा आपको ये गाइडिंग प्रिंसिपल क्यों है। ये एक वेलफेयर स्टेट, देखिए मनरेगा आया तो हम वेलफेयर स्टेट बने, राइट टू एजुकेशन से हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे। इसके बाद इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट, तो हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, राइट, सब ये कितना अच्छी चीजें हैं ना ये गवर्नमेंट की। और ये नहीं भी होंगी तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस इनइक्वालिटी रहेगी। तो हमारे यहाँ ये कि अगर ये चीजों को हम अचीव कर, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, बूढ़े जो हैं जो जीवन भर काम किए हैं, जो आज आखिरी में अब जब काम करने की शक्ति नहीं है उनके पास, तब वो उनको पेंशन मिल रहा है, तो इट इज अ टाइप कि हम वेलफेयर स्टेट बन रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं एक सबके लिए, एक दूसरों के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए, कि बिना पैसे के, अब भाई आप मेल हैं, मेल के पास कोई ऐसा तो है नहीं फिजिकली कि आपका बच्चा हो रहा है तो आप 6 महीने कहीं जा नहीं सकते। वुमेन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल दैट पर्टिकुलर टाइम, सो दिस इज वेरी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्थ के लिए, कि फर्स्ट 6 मंथ में नियोनेटल केसेस ना हो, उसके लिए क्या होता है कि आपका बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, अच्छे से देखभाल मिले, साथ में मदर भी जो है वीक रहती है उनको भी रिकवरी के लिए टाइम मिले। तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप, एंड हाउ वी हैव रीच दिस पर्टिकुलर स्टेप, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में क्लियर था आर्टिकल 42 में कि ये बनाना है, कुछ अलग नहीं है, ये हमने किया है क्योंकि हमारे को दिया हुआ था, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स मेकर्स ने। आर्टिकल 43 भी मैंने इसमें बताया आपको, तो आर्टिकल 43 आपका लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है, डिसेंट लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने लाया था, किसने, सॉरी, पार्लियामेंटेरियंस ने लाया था। तो मिनिमम वेज एक्ट क्या बोलता है, एक पर्टिकुलर लाइन डिसाइड कर दिया गया है, उससे नीचे कोई किसी भी पर्टिकुलर काम में किसी को भी पैसा नहीं दे सकता, मतलब उससे कम नहीं दे सकता। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे प्रिंसिपल, जो ये सारे आर्टिकल हैं, ये सारे आर्टिकल आपको सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इनको रखा जाता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। और अगर प्रीलिम्स में पूछता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो ये सारे एक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं बताऊंगा निमोनिक्स, अभी मगर याद करिए इसको। सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ने पूछा, 4 आर्टिकल दे देगा, उसमें ये 38 डाल देगा, एक गांधीयन से, एक लिबरल से और एक फंडामेंटल राइट डाल देगा, तो आपको वहां समझना होगा कि ये सोशलिस्ट है, तो ये इसको टिक करना है, आंसर हो जाएगा, आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। ये टफ पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये टफ क्वेश्चन जब पॉलिटी में पूछना होता है ना, तब ये वाले सेक्टर से, और जनरली ये तीनों से क्वेश्चन आएगा। यहां से हो सकता है अगले साल आपको कोई पेपर में दिख जाए क्वेश्चन। ये टफ पार्ट माना जाता है ना पॉलिटी का, कंफ्यूजिंग है, बच्चे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है किसी चीज को। देखो, पेपर निकलना ना निकलना सब पढ़ते हैं, एवरी एस्पिरेंट स्टडी, जो अच्छे डेडिकेटेड होते हैं, मेरा मानना है। बट जो मैटर ऑफ, जो एक थिन लेयर होता है ना, वो वही होता है कि वो थोड़ा सा कि यार टफ टॉपिक है, छोड़ देते हैं, ये देखा जाएगा, या पढ़ लेते हैं बट अच्छे से डेप्थ में नहीं समझते हैं। वहीं पे खेल होता है 2-2.5 नंबर का। जो अच्छे एस्पिरेंट होते हैं यार, मैक्सिमम जो होते हैं वो एक 3 से 5 नंबर की बेल्ट में होते हैं। निकला नहीं निकला सर जनरली मेरे को लोग बोलेंगे सर कि कट ऑफ के बस पास थे, 5 नंबर से चूक गए। इसलिए आप 5 नंबर से चूके क्योंकि आपने काफी टफ टॉपिक्स को छोड़ा था। आप जनरल टॉपिक तो सब बनाएंगे ना यार, सब बनाएंगे। जो टफ क्वेश्चन है, जो 5 से 10 टफ क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में खेल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल, तो गांधीयन प्रिंसिपल में आपके कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो उसमें है आपका आर्टिकल 40, 43, 46, 47, 48। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं आपके, ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। एक बहुत खराब चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो की गई है, वो क्या किया गया है, वो क्या, इसमें 40 नहीं है ना, जो इसमें है 38, 39, 41, 42, 43, इसमें है 40, 40, 43, 46, 47, 48। एक जगह पे नहीं दिया गया, मतलब एक टाइप के प्रिंसिपल एक जगह पे नहीं रखे गए हैं। देखा, 40 है, फिर 43 है, फिर 44, 45 नहीं है, 46 है। इसीलिए और याद करने में आप लोगों को टफ होता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो ना चीजें। 40 आर्टिकल क्या बोलता है, तो आर्टिकल 40 मैंने आप लोगों को लिखाया था पंचायती राज ऑफ इंडिया के बारे में, पंचायती राज बनाने के बारे में। तो ये आपको पता होगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हम पंचायती राज बना दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने, ठीक है। फिर जस्टिफाइड हो गया। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो हमारे यहाँ आपको पता होगा, खादी ग्राम उद्योग का एक पूरा कमिटी है, पूरा एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो खादी ग्राम उद्योग कहाँ से आपको समझ आया कि हमको बनाया जाए, तो आपका आर्टिकल 43 में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था ये, कि कॉटेज इंडस्ट्री हमारे देश में बनानी है। तो उसके लिए देख रहे हैं आप, पूरा एक मिनिस्ट्री बना दी गई। 46 में बोला गया था क्या, स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के वेलफेयर की बात की गई। तो आप देख रहे हैं, स्कॉलरशिप होते हैं स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट पीपल के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज, सब में। तो ये एक आपका स्टेप क्या हुआ, गांधीयन प्रिंसिपल को जस्टिफाई किया। फिर आपका 47 में बैन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो लिकर बैन जैसे आप गुजरात में देखते हैं, लिकर बैन बिहार में देखते हैं, तो ये अचीव धीरे धीरे किया जा रहा है। धीरे धीरे ये पूरे देश में अचीव हो जाएगा, और आवर कंट्री विल बी लिकर फ्री थोड़े दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद। ऐसा हो जाना चाहिए, मगर होता नहीं है, अब क्या ही करें। तो 47 आर्टिकल हो गया आपका। फिर आर्टिकल 48 को जस्टिफाई करना है, मतलब काऊ प्रोटेक्शन। तो गौशाला, बहुत सारे स्टेट्स में आपके गौशाला बनाया जाता है, तो उसके आप रिलेटेड ये आर्टिकल हमारा जस्टिफाई होता है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं हमारे, वो गांधीयन प्रिंसिपल बोले जाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज आपका लिबरल। लिबरल में आता है 44, जितना बचा हुआ है वो सब लिबरल में आएगा, 44, 45, 48 ए, 50, 51। तो लिबरल किसकी, ग्लोबल हार्मनी और रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी की बात करता है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल टाइप की राइट्स की बात करता है। तो 44 जैसा आर्टिकल है आपका, ये क्या बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में। तो अभी डिबेट हो ही रहा है कि ये बिल आने वाला है, उत्तराखंड में देख रहे हैं आपके लागू हो गया है यूसीसी। तो ये आपका आर्टिकल 44 को ही क्या करने के लिए, ऑन ग्राउंड लाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, एजुकेशन टिल एज ऑफ 6। तो आंगनवाड़ी हो गया, अर्ली एजुकेशन सिस्टम, तो आंगनवाड़ी, ये सब जो चीजें बनाई गई वो आर्टिकल 45 के लिए बनाई गई। आंगनवाड़ी में क्या होता है, बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, खाना दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता वहाँ, आर्टिकल 45 में फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आंगनवाड़ी हो गया। फिर 48A, आंगनवाड़ी में भी खाना दिया जाता है, शायद यहाँ मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट दिया जाता है जहाँ तक। सर्व शिक्षा अभियान में तो दिया जाता है, मिड डे मील स्कीम। आंगनवाड़ी में भी दिया जाता है, आंगनवाड़ी में भी दिया जाता है, बच्चों को खाना दिया जाता है, दिया जाता है।
न्यूट्रिशंस के लिए तो है ना, न्यूट्रिशन बढ़े उनका। तो ये हो गया, आप देख रहे हैं आर्टिकल 45 के अंडर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया आपका 48 के अंदर। तो स्वच्छ भारत अभियान जो हम देखते हैं आज की डेट में देश में, वो किसके अंडर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लीनलीनेस, जो आपका आर्टिकल 48 बोलता है, उसके अंडर ही है ये। फिर आर्टिकल 51 जो आपका है, 50 है, तो वो क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग। तो जुडिशियरी रिफॉर्म्स होते रहते हैं हमारे देश में, जुडिशियल रिफॉर्म, तो आप देख रहे हैं वो क्या आर्टिकल 50 के अंडर हो गए। फिर है आपका आर्टिकल 51 जो लास्ट है आपका, तो वो इंटरनेशनल पीस की बात करता है। तो इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशन, आप देख रहे हैं इंडिया कितना प्रोएक्टिव रहता है यूनाइटेड नेशन में सारी चीजों को बोलने के लिए, बात करने के लिए। तो ये सारे आर्टिकल जो हम लोगों ने देखे अभी, वो सब इंपॉर्टेंट थे और आपने समझ लिया क्या क्या है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखिए आप टॉपिक, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट फैसिलिटेट्स स्टेबिलिटी एंड continuity in domestic and foreign policies। सेकेंड पॉइंट लिखिए, it enables a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of fundamental right। थर्ड लिखिए, enable the opposition to exercise enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government। मतलब कि ये सारी चीजें हमारे जो अपोजिशन होता है उनके हाथ में रहती है, कि वो देख के इसको क्या बोल सकते हैं, आप लोग इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और प्रेशराइज कर सकती है गवर्नमेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ये चीजें और आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके लॉ बनाइए। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ पॉइंट, सेव ऐसा crucial test for the performance of the government। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या आर्टिकल 36 क्या बोलता है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36। तो ये आपका क्या है, इसको लिख लीजिए, एक लाइन का ही है। द स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। तो ये बोला जा रहा है कि पार्ट 4 में भी जब भी हम स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वो सेम डेफिनेशन होगा जो पार्ट 3 में आपका अंडर आर्टिकल 13, मैंने 12 हमने समझाया था कि स्टेट क्या होता है, 12-13 में मैंने समझाया था आपको स्टेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन वहां जाके अभी फिर पढ़ लीजिएगा। तो वो सेम होगा, ये संविधान में अलग से नहीं दिया। वो बोला जो हमारे पार्ट 3 में स्टेट आप यूज कर रहे थे वही चीजें आप यहाँ पे भी आप पार्ट 4 में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, पार्लियामेंटेरियन, जो भी चीजें हमने मैंने पूरी बताई थी वो आर्टिकल आप जाके देख लिए। अब आर्टिकल 37 की बात होती है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? तो डीपीएसपी जो है जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट की मॉरल ड्यूटी होती है इसको फॉलो करना। यही बोलता है आपका क्या बोलता है आर्टिकल 37। तो ये क्या बताता है? कैरेक्टरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी। लिखिए इसमें, द प्रोविजन कंटेन्ड in this part shall not be enforceable by any court but the principle therein laid down nevertheless fundamental in the governance of the country। मतलब भले ही ये आर्टिकल कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, मगर हमारे देश को चलाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बोलना चाह रहा है आपका
आर्टिकल 37। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो आर्टिकल 38 से लेके 38 से अब जब स्टार्ट करेंगे, आज के लिए आपको काफ़ी कंटेंट मिल गया है, आज के लिए हमने काफ़ी देख लिया। अब हम लोग कल देखेंगे जो नेक्स्ट 38, 39, 40, 41 ये सारे आर्टिकल्स को। ठीक है, तो ये नोट्स को आप आज रिवाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को भी रिवाइज करेंगे, जो पीछे के नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों के साथ। कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग हमको बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट एनी टाइम, कॉल कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।